हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा था। डिमॉर्गन्स का थ्योरम मैंने आपको होमवर्क में दिया था। एक को दोनों प्रूफ किया था एल्जेब्रिक मेथड से और वेन डायग्राम से। मैंने कहा था डिमॉर्गन थ्योरम को पहला लॉ हम लोगों ने प्रूव किया था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा वाला आपको अपने आप करना था, तो आई होप कि यू ऑल हैव डन इट। और आज एक और होमवर्क इसके साथ ही मैं दूंगी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, इसको भी आपको प्रूव करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप ये आराम से कर पाएंगे। आज हम शुरू करेंगे कि अगर फाइनाइट सेट्स हैं, मतलब परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या पर आधारित परिणाम, है ना, कि परिमित समुच्चय में अवयवों की जो संख्या होती है उससे हम कैसे किसी परिणाम पे पहुंचते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ऑफ सेट्स है कि अगर दो सेट्स के यूनियन इंटरसेक्शन की में एलिमेंट्स की संख्या दी गई है तो और किसी एक सेट में एलिमेंट की संख्या दी गई है तो आप उससे दूसरे के एलिमेंट्स की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो माना अब दो सेट्स में दो कंडीशन हो सकती है। एक क्या हो सकती है कि दोनों सेट्स अलग अलग हों, मतलब डिसजॉइंट सेट्स हों। ठीक है, ये सेट ए और ये सेट बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये हम तभी लेते हैं जब स्पेसिफिकली दिया हो कि दोनों सेट्स जो हैं वो भिन्न हैं, दोनों डिसजॉइंट हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन होता है कि वो सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये कॉमन वाले एलिमेंट्स यहाँ आते हैं ना। तो एक कंडीशन होती है डिसजॉइंट सेट्स की, एक होती है ओवरलैपिंग सेट्स की। तो हम दोनों ही देखेंगे। माना ए और बी दो फाइनाइट मतलब परिमित, जिसके आप एलिमेंट्स गिन सकते हैं। फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट मतलब कि भिन्न सेट्स हैं। ठीक है, डिसजॉइंट समुच्चय हैं। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू अगर दोनों डिसजॉइंट हैं, दोनों डिसजॉइंट होंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये एक नल सेट होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना वो आते हैं। तो अगर दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। और इस कंडीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, ए यूनियन बी इस डिसजॉइंट सेट से देखो, अगर ए यूनियन बी निकालें तो ये वाला पूरा सेट शेड होगा और ये वाला पूरा सेट, मतलब इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट। अगर इसमें दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, तो इसके दोनों एलिमेंट भी ए यूनियन बी में होंगे, इसके दोनों एलिमेंट भी ए यूनियन बी में होंगे। तो ए यूनियन बी में 4 एलिमेंट हो गए, 2 इसके प्लस 2 इसके। लेकिन अगर डिसजॉइंट सेट नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, यदि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, तब क्या होगा, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसमें ये ओवरलैपिंग है। सेट ए मान लिया हमने
A B C D और B मान लिया C D E और F। ठीक है, तो C D कॉमन है, यानी C और D इसमें होंगे, इधर क्या होंगे A B और इधर क्या होंगे E F, है ना। A B C D इसके हो गए, C D E F इसमें भी होगा। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिने तो A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 2 3 4, और B के 1 2 3 4, तो दोनों मिला के कुल कितने हो गए, 8 एलिमेंट हो गए। लेकिन ये जो C और D है ना, ये 2 बार जुड़ गया, एक बार सेट A में भी जुड़ गया और एक बार सेट B में भी जुड़ गया, जबकि हम जानते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है सेट में। अगर हम इसका A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट आएंगे, C और D, और A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, A यूनियन B में आएगा A B C D, फिर से C D नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे E और F। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जबकि पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो क्या होना चाहिए था कि N A यूनियन B इज इक्वल टू N A प्लस N B, ये तो फॉर्मूला लिखा था। तो इस हिसाब से 4 + 4 इज इक्वल टू 8 हो जाना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ही है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत आ रहा है। तो इसीलिए डिसजॉइंट सेट वाला फॉर्मूला हम ओवरलैपिंग में नहीं लगा पाते हैं। तो समस्या बस क्या आई कि CD को हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि उसको 2 बार काउंट किया था जबकि हमें एक ही बार चाहिए, तो बाकी एक बार का हम माइनस कर देंगे, यानी N A यूनियन B इज इक्वल टू N A नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। एक बार का CD माइनस कर दिया। अब देखो आंसर एकदम सही आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 4 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 4 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B कितना है, 2। इट इज इक्वल टू 4 + 4 8 - 2, इट इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगर डिसजॉइंट सेट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB, और अगर डिसजॉइंट सेट नहीं है तो N A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसका यूज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे। अच्छा, अगर 3 सेट्स हैं, अगर 3 सेट्स हैं दिया हुआ है तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस number of elements in B intersection A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of element in A intersection B intersection C। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, मेरे पास एनसीईआरटी की इंग्लिश वर्जन है, उससे क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ, उसका हिंदी भी मैं आपको बता दूंगी। दिया हुआ है कि इफ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, x हैज 28 एलिमेंट्स एंड y हैज 32 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। किसी भी फॉर्मूले में, जैसे इस फॉर्मूले में 4 चीजें हैं ना, एक यूनियन A यूनियन B का एलिमेंट, A का एलिमेंट, B का एलिमेंट और
ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट। अगर इन चारों में से कोई भी 3 का पता हो तो हम चौथे को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है 23। इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई 2 सेट्स हैं, ऐसे सेट्स हैं कि एक्स यूनियन वाई में 50 एलिमेंट है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 50। ठीक है, फिर कह रहा है कि x हैज 28 एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू 28। y हैज 32, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज इक्वल टू 32। हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, n x यूनियन y इज इक्वल टू n x प्लस n y माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। ठीक है, वैल्यू रखो, ये 50 दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 28 प्लस 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 50 इज इक्वल टू 50 है ना, 28 और 50 नहीं 60, 8 to 10 0 कैरी 1 3 2 5 1 6 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो एन एक्स इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 60 माइनस 50, इट इज इक्वल टू 10। यानी इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे? इनके इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स इस तरह से भी आते हैं। से लिखा है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, 20 ऐसे, एक स्कूल में 20 ऐसे टीचर हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इनमें से 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स? तो कितने टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं? हम अगर मान लें कि m क्या है, m इज द सेट ऑफ मैथ्स टीचर। ठीक है, मैथ्स के टीचर्स का सेट हम मान लें m है, और p को मान लें सेट ऑफ फिजिक्स टीचर्स। ठीक है, तो मैथ्स कितने पढ़ाते हैं, कितने टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं? इसमें लिखा हुआ है कि 12 टीच मैथमेटिक्स। 12 टीचर जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मतलब m वाले सेट में कितने टीचर होंगे? 12 होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इज इक्वल टू 12। फिर वो कह रहा है कि 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। दोनों को पढ़ाते हैं, मतलब मैथ्स, जो मैथ्स भी पढ़ाता है और फिजिक्स भी पढ़ाता है, तो वो मैथ्स वाली सेट में भी होगा और फिजिक्स वाली सेट में भी होगा। यानी अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन ले तो वो टीचर आएंगे, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन p, ये बात समझ में आई कि नहीं? m इंटरसेक्शन p मतलब सेट ऑफ द टीचर, ऐसे टीचर्स का सेट जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, तो वो दोनों में कॉमन होंगे ना। कॉमन एलिमेंट के सेट को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये दिया हुआ है 4, और कह रहा है कि 20 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो अगर मैथ्स यूनियन में मैथ्स वाले टीचर भी आएंगे और फिजिक्स वाले टीचर भी आएंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू 20। ठीक, आप वो पूछ रहे हैं कि कितने ऐसे टीचर्स हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब जो फिजिक्स वाला सेट है इसमें कितने टीचर्स होंगे। तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे कि n ऑफ m यूनियन p इज इक्वल टू n ऑफ m
प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम यूनियन पी, तो सॉरी एम इंटरसेक्शन पी। तो एन ऑफ एम कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स 12, प्लस फिजिक्स के टीचर्स हमें निकालने हैं, माइनस दोनों पढ़ाने वाले टीचर्स कितने हैं 4, और जो या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ऐसे कितने हैं 20, है ना। तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इट इज 8 प्लस एन ऑफ पी, तो एन ऑफ पी हो गया 20 माइनस 8 इट इज इक्वल टू 12। तो 12 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये बात कुछ अजीब लग रही है कि यूनियन में है दोनों मिलाकर 20 टीचर मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले, हाँ 12 टीचर निकल गए मैथ्स के और 12 टीचर निकल गए फिजिक्स के, तो ऐसा कैसे 12 12 24 लग रहा होगा ना। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसे कैसे आ रहा है। कि देखो ये मैथ्स टीचर्स का सेट है, ठीक है एम, और ये फिजिक्स टीचर का सेट है। ओवरलैपिंग क्यों बनाया, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो जो टीचर मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं वो इस कॉमन एरिया में आएगा, तो यहाँ पे 4 टीचर हो गए, ठीक है। अब जो मैथ्स, कितने टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं 12, ये 12 टीचर में ये 4 भी तो हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, तो 4 यहाँ हो गए, तो 12 में से 4 गए, कितने बचे 8, यानी प्योर मैथ्स वाले जो केवल और केवल मैथ्स पढ़ाते हैं वो हो गए 8, ठीक है। और फिजिक्स में कितने हमारे 12 आए हैं, तो 12 और यहां से फिजिक्स में कितने बचे 4 कॉमन वाले में आ गए, तो बचे 8, तो 8 8 16 और 4 20 टीचर्स हैं जो टोटल मिला के जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और बायो भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इस तरह से ये 12 आता है। वेन डायग्राम से आपको समझ में आएगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। एक कमेटी में 40 व्यक्ति हिंदी, 20 व्यक्ति अंग्रेजी और 10 व्यक्ति दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 40 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 20 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं और 10 व्यक्ति जो है वो दोनों भाषा बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझिए कि अगर ये भी एक एग्जाम्पल ही है, अगर हम मान ले ए क्या है, ए इज द सेट ऑफ हिंदी, है ना, हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वालों का समुच्चय, ठीक, और बी जो है वो अंग्रेजी बोलने वालों का समुच्चय, ठीक है। ये अंग्रेजी बोलने वालों का समुच्चय है। तो कह रहे 40 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, तो ए में कितने एलिमेंट्स होंगे 40, जो 40 लोग हिंदी बोलते हैं, और 20 लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश वाले सेट में बी में कितने लोग होंगे 20 लोग होंगे, ठीक है। और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल लेते हैं, मतलब दोनों भाषा कॉमन हो गया, दोनों में होंगे वो लोग, तो वो किस में आएंगे
ए इंटरसेक्शन बी में। ऐसे लोग कितने हैं जो दोनों भाषा बोल लेते हैं? 10 लोग हैं। अब वो कह रहा है कि कम से कम एक भाषा बोलने वाला अगर हिंदी वाला है केवल तो भी ए यूनियन बी के सेट में आएगा, और केवल बी बोलने वाला है तब भी वो ए यूनियन बी के सेट में आएगा। तो हमें ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। क्योंकि ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो इट इज इक्वल टू एन ए कितना है 40 प्लस एन बी कितना है 20 माइनस 10। तो 40 और 20 हो गया 60 माइनस 10 बराबर 50। यानी 50 लोग ऐसे हैं जो कम से कम दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा वो जरूर बोल लेते हैं। तो 50 व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोल लेते हैं, ठीक है। अगर हिंदी बोलेगा तो भी इस सेट में होगा, इंग्लिश बोलेगा तो भी इस सेट में होगा, और दोनों बोलेगा तो भी इस सेट में होगा। तो कम से कम एक भाषा बोल लेता है वो 50 व्यक्ति है। इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक्सरसाइज आज इस वीडियो के साथ ही एक्सरसाइजेस का वो भी भेजूंगी, पीडीएफ भी भेजूंगी, ठीक है। बच्चे एक चीज जो हमने उस दिन हमने वेन डायग्राम में सीखनी थी कि अगर हम ए डिफरेंस बी लेते हैं, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है। यहां पे हम 2 ओवरलैपिंग सेट्स लेते हैं ए और बी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये इतना, इस पोर्शन की वैल्यू कितनी होगी? ये पोर्शन क्या है? ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है ना। जितना पोर्शन बी में गया है इसका उतना पोर्शन हमने छोड़ दिया। मतलब ये है तुम्हारा ए डिफरेंस बी, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। ये बना तुम्हारा ए डिफरेंस बी। और दूसरा ये वाला पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है? ऐसे एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। जितना पोर्शन बी का ए में जा रहा था उसको हमने छोड़ दिया, यानी ये है बी डिफरेंस ए, ठीक है। इधर वाले को हम कहेंगे ए डिफरेंस बी और इधर वाले को हम कहेंगे बी डिफरेंस ए, ठीक है। अब अगर हम ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या कोई भी पोर्शन कॉमन है? कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 5 होती है। ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इज ऑलवेज इक्वल टू 5, ठीक है। आज मैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हम करेंगे। शायद आपकी एनसीईआरटी की रिवाइज्ड बुक में हो या ना हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट यू शुड नो दोस्त प्रूफ्स, है ना। वो प्रूफ्स आपको जानना चाहिए। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन अ साइड बुक टुडे। जैसे A difference B is equal to A intersection B difference B complement. A difference B is equal to A intersection B complement, ठीक है। इसे प्रूफ करना है।
ए डिफरेंस बी भी एक सेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट होगा। पहले वेन डायग्राम से देखते हैं कि क्या ये दोनों वाकई में बराबर है और फिर उसे एल्जेब्रिकली हम प्रूव करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा हो गया सेट ए और सेट बी। अगर हमें यहाँ बनाना हो ए डिफरेंस बी तो किधर होगा शेडेड पोर्शन, ये वाला होगा, है ना, ये वाला पोर्शन होगा। अब हम देखते हैं आरएचएस को बनाकर वेन डायग्राम में। आरएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यह है सेट ए और यह है सेट बी। ए के साथ इंटरसेक्शन किसका लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट का। ये पूरा ए है, ठीक है, ये पूरा ए है। इसको हम ऐसे ऐसे इस तरह के पेन से ये तुम्हारा बन गया सेट ए। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट। मैं रेड पेन से बी कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, बना रही हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो यूनिवर्सल सेट पे हो लेकिन बी में ना हो। तो ये पूरा वेट, इट इज बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बस बी के एलिमेंट्स को छोड़कर। जहां से बी शुरू हो रहा है ना वहां से उसको छोड़ देंगे हम। ध्यान रहे कि ये कॉमन वाला पोर्शन भी छोड़ देंगे क्योंकि ये भी तो बी में है। अब देखो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन आया, ये इतना जो पोर्शन है ये वाला। यहां पे ये ब्लू लाइंस भी दिख रही है ना, ये ब्लू लाइंस भी दिख रही हैं यहां तक में, और ये रेड लाइंस भी दिख रही हैं यहां तक में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यही वाला पोर्शन कॉमन पोर्शन है। यही वाला पोर्शन जहां पे दोनों लाइंस दिख रही हैं वही तो कॉमन होगा, तभी तो उस पर नीला भी आया है और लाल भी आया है। तो जो पोर्शन ए डिफरेंस बी का शेडेड था वही पोर्शन यहां पर भी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का शेडेड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल होते हैं। अब एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करेंगे, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। एक बार इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, एक बार इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे। तो प्रूफ सबसे पहले लेट x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b। a डिफरेंस b में बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इट्स इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये a डिफरेंस b का वो मतलब हुआ कि x a में है लेकिन b में नहीं है। तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड अगर x b में नहीं है तो कहाँ होगा, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर b में नहीं है तो b कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, यानी x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। एंड का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन ना, दिस मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्या लिया था, a डिफरेंस b, और कहाँ पहुंचे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। तो इट इम्प्लाइज a डिफरेंस b is a subset of A intersection B complement। अब मानते हैं अगेन Y belongs to A intersection B complement। ठीक है, एक दूसरा एलिमेंट कोई भी आर्बिट्रेरी ले लिया, तो इट इम्प्लाइज Y belongs to A intersection B complement मतलब क्या होगा, Y belongs to A
एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, दोनों में है तभी इनके इंटरसेक्शन में भी है। तो इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a एंड अगर b कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब y b में नहीं है, तो y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। सो इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a डिफरेंस b, y a में है लेकिन b में नहीं है, क्योंकि तो डिफरेंस में वही a डिफरेंस b मतलब क्या हुआ, a के सभी एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, तो y बिलोंग्स टू हो गया a डिफरेंस b। तो इट इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a डिफरेंस b। इसको डालो इक्वेशन 1 और इसको डालो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 a difference b is equal to a intersection b complement. It is one of the theorem or one of the proof you can say। बहुत सारे proofs दिए होंगे आपके साइड बुक में, उनमें से मैंने ये एक लिया था आपको बताने के लिए, ठीक है। You must try all, आपको सभी ट्राई करने चाहिए जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जब तक आपको पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाता कि a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना है, तब तक आप ऐसे जनरल x और y लेकर ही इसे। टिल देन गुड बाय।